जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल जीके विद रवि शैल में। तो आज हम शुरू करते हैं एसके झा सर का एनसीईआरटी का विज्ञान बुक, जो कि क्लास 8 का है। तो आज का चैप्टर है कोशिका संरचना और कार्य। कोशिका संरचना और कार्य। तो इसका एक एक क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन के साथ डिस्कशन भी देखेंगे, जो कि डिस्कशन इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि एक कोशिक जीवों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। एक कोशिक जीवों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। तो एक का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी एक कोशिक जीव जो है श्वास लेते हैं और जनन करते हैं। एक कोशिक जीव श्वास लेते हैं और जनन करते हैं। इसका डिस्कशन देखते हैं। 1 नंबर का डिस्कशन है कि एक कोशिकीय जीवों में एक ही कोशिका होती है। एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होती है। आगे की इसमें श्वसन, प्रजनन, भोजन से ऊर्जा संश्लेषण शामिल है। अगला पॉइंट है कि एक कोशिकीय जीवों को केंद्रक तथा केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति के आधार पर दो अलग अलग श्रेणियों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में वर्गीकृत किया गया है। अगला पॉइंट है कि प्रोकैरियोटिक में नाभिक और केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। सही है कि प्रोकैरियोटिक में नाभिक और केंद्रक झिल्ली नहीं होता है। अगला पॉइंट है कि अधिकांश प्रोकैरियोटिक जीव एक कोशिकीय होते हैं, जबकि कुछ यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय होते हैं। अगला पॉइंट है कि एक कोशिकीय जीवों के ऊतक और अंग तंत्र का अभाव होता है। अगला पॉइंट है कि एक कोशिकीय जीव सांस नहीं लेते हैं, बल्कि विसरण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। कौन सी प्रक्रिया? विसरण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। आगे है कि एक कोशिकीय जीव भोजन को निगलने की प्रक्रिया द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। एक कोशिकीय जीव भोजन को निगलने की प्रक्रिया द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। आगे आगे पॉइंट है कि एक कोशिकीय जीव बाइनरी विखंडन की प्रक्रिया द्वारा प्रजनन करते हैं। एक कोशिकीय जीव बाइनरी विखंडन की प्रक्रिया द्वारा प्रजनन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि अधिकांश कोशिकाओं को लेंस की सहायता के बिना नहीं देखा जा सकता है। क्यों नहीं देखा जा सकता? तो 2 का सही आंसर है बी, यानी कोशिकाएं जो है सूक्ष्मदर्शी होती है। यानी कोशिकाएं सूक्ष्मदर्शी होती है, यानी बहुत छोटी होती है, इसलिए अधिकांश कोशिकाओं को लेंस के सहायता के बिना नहीं देख सकते हैं। इसका डिस्कशन देखते हैं। 2 का डिस्कशन है कि शरीर की संरचनात्मक मूलभूत इकाई कोशिका कहलाती है। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से की थी। आगे पॉइंट है कि अधिकांश कोशिकाएं सूक्ष्म प्रकृति के होते हैं, जिस कारण इन्हें लेंस की सहायता के बिना नहीं देखा जा सकता है। आगे पॉइंट है कि हुक ने अपने बनाए सूक्ष्म भित्ति वाली मधुमक्खी के छत्ते जैसी कई कई कोठारियां देखी, और इन कोठारियों को रॉबर्ट हुक ने सेल का नाम दिया। सेल यानी कोशिका का नाम दिया। आगे 3 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्दों को विभिन्न समुच्चयों को देखिए और इसमें बताना है कि प्राणी कोशिका के संदर्भ में शब्दों का सही समुच्चय कौन सा है। प्राणी कोशिका के संदर्भ में शब्दों का सही समुच्चय कौन सा है? 3 का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और गुणसूत्र। ये सभी जो है प्राणी कोशिका के संदर्भ में आते हैं। बाकी बात सब पादप कोशिका के अंतर्गत आते हैं। 3 का डिस्कशन है कि कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो है प्रत्येक कोशिका के बाहर चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह कोशिका के एक निश्चित आकार बनाए रखने में मदद करती है। यह एक कोशिका को एक निश्चित आकार में बनाए रखने में मदद करती है। आगे है कि माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम सूत्रकणिका कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण संरचना है, जो कोशिका द्रव में बिखरी हुई होती है। ये आगे है कि यह कोशिकीय श्वसन का एंजाइम के कारण भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण करता है, जिसे ऊर्जा मुक्त होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह ऊर्जा एटीपी के रूप में मौजूद होता है। एटीपी यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं। राइबोसोम जो है इसे प्रोटीन संश्लेषण कहते हैं, इसे प्रोटीन संश्लेषण होता है इसमें। गुणसूत्र, तो कोशिका के केंद्रक में लंबी तथा अत्यधिक कुंडलित धागे के रूप में रचना पाई जाती है, जिसे गुणसूत्र कहते हैं। तो गुणसूत्रों की संख्या देखते हैं।
तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, मक्का में 20 होती है, टमाटर में 24, आलू में होती है 48 और मेढक में 64 गुणसूत्रों की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है केंद्रक का भाग नहीं है? कौन सा शब्द केंद्रक का भाग नहीं है? तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ए, यानी राइबोसोम जो है केंद्रक का भाग नहीं है। राइबोसोम कोशिका द्रव में उपस्थित होती है, यह केंद्रक का भाग नहीं है। 4 नंबर डिस्कशन है कि राइबोसोम कोशिका द्रव में उपस्थित होती है। जंतु एवं पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव के अत्यंत सूक्ष्म शाखित झिल्लीदार अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है, जिसे अंतःप्रदेप्य जलिका कहते हैं। यह जो है अंतःप्रदेप्य जलिका दो प्रकार की होती है। पहला है कि चिकनी अंतःप्रदेप्य जलिका यानी स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो वसा एवं कोलेस्ट्रोल संश्लेषण में भाग लेती है। ये चिकनी अंतःप्रदेप्य जलिका जो है वसा एवं कोलेस्ट्रोल संश्लेषण में भाग लेती है। दूसरी है कि खुरदरी अंतःप्रदेप्य जलिका, जिसको कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह जो है प्रोटीन संश्लेषण में मदद करती है। आगे है, इसके बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण रहते हैं, जिसे राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइबोसोम कहते हैं। आगे की केंद्रिका, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव में एक छोटी अंडाकार रचना होती है, जिसे केंद्रिका कहते हैं। यह कोशिका विभाजन के समय सहायता करती है। यह आरएनए का संश्लेषण करता है। क्या चीज़ का? आरएनए का संश्लेषण करता है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिकाओं के विभिन्न घटकों के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? कोशिकाओं के विभिन्न घटकों के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो 5 का सही आंसर हो जाएगा कोशिका अंगक। कोशिका अंगक जो है विभिन्न घटकों के लिए उपयुक्त शब्द है। 5 का डिस्कशन है कि कोशिकाओं के विभिन्न घटकों को कोशिका अंगक कहते हैं। कोशिका के मूल घटक हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक। कोशिका के मूल घटक कौन कौन से हैं? तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक। आगे पॉइंट है, ऊतक एक समान कोशिकाओं का वह समूह है जो एक विशिष्ट कार्य करता है। ऊतक एक समान कोशिकाओं का एक समूह है जो विशिष्ट कार्य करता है। आगे कोशिका और कोशिका को जोड़ेंगे तो ऊतक बनेगा, ऊतक और ऊतक को जोड़ेंगे तो संपूर्ण अंग बनेगा। आगे 6 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसी पदार्थ को क्या कहते हैं? कोशिका के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसी पदार्थ को क्या कहते हैं? 6 का सही आंसर है डी, यानी कोशिका द्रव। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव कहते हैं। 6 का डिस्कशन है कि केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान पदार्थ होता है, जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव अनेक अकार्बनिक पदार्थ का बना होता है। आगे कि इसमें अनेक रचना पाई जाती है। तो अनेक रचना कौन कौन सी है? तो अंतःप्रदेप्य जलिका, गोल्जी कॉइल, लाइसोसोम जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, ये लवक होता है, रसधानी होती है। आगे पॉइंट है कि हरित लवक, ये हरे रंग का लवक है, इसके कारण पत्तियां हरी होती है। आगे कि ये भोजन संश्लेषण में सहायक होती है। आगे पॉइंट है जीव द्रव, कोशिका का जीवित पदार्थ कहते हैं जीव द्रव को, कोशिका का जीवित पदार्थ जीव द्रव। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जीवों के उदाहरणों की जोड़ियों को देखिए और प्रकेंद्रकीयों के समूह के अंतर्गत आने वाली जोड़ी है। प्रोकैरियोटिक, यानी प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आने वाले कौन सी जोड़ी है? तो 7 का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी जीवाणु और नील हरित शैवाल जो है प्रोकैरियोटिक समूह के अंतर्गत आने वाली जोड़ी है, जीवाणु और नील हरित शैवाल। 7 का डिस्कशन है कि प्रोकैरियोटिक के समूह के अंतर्गत जीवाणु और नील हरित शैवाल आते हैं। आगे पॉइंट है कि ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पदार्थ और केंद्रक झिल्ली के बिना होती है उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। आगे पॉइंट है कि ऐसी कोशिका जिनमें झिल्ली युक्त सुसंगठित केंद्रक पाए जाते हैं उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहलाते हैं, जैसे प्याज की झिल्ली एवं गाल की कोशिकाएं। प्याज की झिल्ली एवं गाल की
8 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्दों को देखिए और उस जोड़ी को चुनिए जो लक्षणों को वंशागति से संबंधित है। लक्षणों के वंशागति से संबंधित है। 8 का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी गुणसूत्र और जीन जो है लक्षणों के वंशागति से संबंधित है। गुणसूत्र और जीन। 8 का डिस्कशन है कि केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहलाती है। यह जीन के धारक हैं तथा आनुवंशिक गुणों तथा अथवा लक्षणों का एक जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। आगे की गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। आगे है कि जीन सजीव में आनुवंशिकी की इकाई है। जीन सजीव में आनुवंशिकी की इकाई है। आगे 9 नंबर क्वेश्चन है कि सही कथन को चुनिए। सही कथन को चुनना है तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ए, यानी जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, यह कथन जो है सही है। 9 का डिस्कशन है कि जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, यह सजीव में आनुवंशिकी की इकाई है। सजीव में आनुवंशिकी की इकाई है। आगे है कि यह जनक से संतति को आनुवंशिकी लक्षण के हस्तांतरण का नियंत्रण करते हैं। जीन के द्वारा आरएनए का निर्माण होता है। जीन के द्वारा आरएनए का निर्माण होता है। आगे है कि यह कोशिका में प्रोटीन के निर्माण में सहायक है। यह कोशिका के प्रोटीन निर्माण में सहायक है। आगे है कि जीन शब्द जोहानसन ने 1909 में दिया था। जीन शब्द जोहानसन ने 1909 में दिया था। जीन यानी डीएनए यानी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। जीन डीएनए का बना होता है। आगे क्वेश्चन है कि पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक की मौजूदगी के कारण होती है। पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक की मौजूदगी के कारण होती है तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ए, यानी पर्णहरित। क्या हो जाएगा? पर्णहरित, क्लोरोफिल जिसको कहते हैं। 10 का डिस्कशन है कि पर्णहरित यानी क्लोरोफिल के मौजूदगी के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। पर्णहरित एक प्रोटीन युक्त जटिल सामयिक यौगिक है। आगे कि यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है। यह प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक है। इसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहते हैं। इसे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी कहते हैं। इसका गठन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा मैग्नीशियम तत्वों से होता है। आगे की लवक यानी प्लास्टिड कोशिका द्रव में चारों ओर बिखरी रहती है। प्लास्टिड। आगे की यह 3 प्रकार के होते हैं। लवक जो है 3 प्रकार के होते हैं। ओबर्नी लवक जिसे कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ओबर्नी लवक जिसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, यह जो है रंगहीन या श्वेत जड़ की कोशिकाओं में होती है। रंगहीन होती है, श्वेत जड़ की कोशिकाओं में होती है। दूसरा है वर्णी लवक जिसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, यह भी रंगहीन होती है और यह फूलों और बीजों में रंग प्रदान करता है। आगे है कि हरित लवक क्लोरोप्लास्ट जिसको कहते हैं, यह हरा रंग होता है। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण इसके कारण होता है। आगे क्वेश्चन है कि कोशिकाओं की लंबाई चौड़ाई को व्यक्त करने के लिए मापने की यूनिट क्या है? क्या होता है? कोशिकाओं की लंबाई चौड़ाई को व्यक्त करने के लिए मापने की यूनिट क्या होता है? 11 का सही आंसर हो जाएगा यानी माइक्रोमीटर। क्या होता है? माइक्रोमीटर। 11 का डिस्कशन है कि कोशिकाएं इतनी सूक्ष्म होती है कि इनकी लंबाई चौड़ाई को व्यक्त करने के लिए मापने की यूनिट माइक्रोमीटर यानी 1 मीटर का 10 लाखवें भाग होता है। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका है जिसका साइज 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर है। आगे है कि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग कांडा है जिसका साइज 170 mm गुने 130 mm होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? कोशिका झिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो पहला है कि कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले एवं बाहर जाने वाले पदार्थ को नियंत्रित करता है। यही सही है कि कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले एवं बाहर जाने वाले पदार्थों को नियंत्रित करता है। 12 का डिस्कशन है कि कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले एवं बाहर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करती है, अर्थात कोशिका में आवागमन का नियमन करती है। कोशिका झिल्ली कोशिका को आकार प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली कोशिका को आकार प्रदान करती है। आगे की कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। यह रंध्र
होती है। आगे है कि यह यांत्रिक सहायता प्रदान करती है, कोशिका झिल्ली यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। आगे की कोशिका भित्ति सेल वॉल, पादप कोशिकाएं चारों ओर से एक मोटे और कड़े आवरण के द्वारा घिरी होती है, इसे आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। यह मुख्यतः सेलुलोज का बनी होती है। क्या चीज़ का? सेलुलोज का बनी होती है। आगे की यह कोशिका को निश्चित रूप देकर सुरक्षा और सहारा प्रदान करती है, सुरक्षा और सहारा प्रदान करती है। आगे है कि यह कोशिका को सूखने से बचाती है, यह कोशिका को सूखने से बचाती है, कोशिका भित्ति। आगे 13 नंबर क्वेश्चन है कि दुर्घटना बस पहली का हाथ लो पर छू गया और तुरंत ही उसने अपना हाथ खींच लिया, उसे ताप का अनुभव हुआ। इस क्रिया के लिए उसकी कौन सी कोशिकाओं में अभिक्रिया हुई है? तो 13 का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी तंत्रिका कोशिकाएं। कौन सी कोशिका हो जाएगी? तंत्रिका कोशिका। 13 नंबर डिस्कशन है कि तंत्रिका कोशिका लंबी और शाखाविंत होती है। आगे की यह संदेश के स्थानांतरण का कार्य करती है। आगे है कि तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन भी कहते हैं, तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन भी कहते हैं। अगला पॉइंट है कि इसका कार्य मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान और विश्लेषण करना है। आगे पॉइंट है कि किसी चीज के स्पर्श, ध्वनि या प्रकाश होने पर यही अपने संकेत मेरुरज्जु को मस्तिष्क को भेजती है। आगे की कि तंत्रिका कोशिका का विकृत होना अल्जाइमर्स जैसी बीमारियां का कारण होता है। आगे क्वेश्चन है कि नीचे सूचीबद्ध दिए गए कोशिका के भागों में से उस भाग का नाम बताइए जो पादप कोशिका, प्राणी कोशिका और जीवाणु कोशिका तीनों में पाया जाता है। पादप कोशिका, प्राणी कोशिका, जीवाणु कोशिका तीनों में पाया जाता है। 14 का सही आंसर है सी, यानी कोशिका झिल्ली जो है तीनों में पाया जाता है, कोशिका झिल्ली। 14 का डिस्कशन है कि कोशिका झिल्ली यह सभी कोशिकाओं में समान होती है। पादप कोशिका, प्राणी कोशिका एवं जीवाणु कोशिका में कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है। आगे की हरित लवक जिसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, यह केवल पादप कोशिका में उपस्थित होता है। हरित लवक पादप कोशिका में केवल उपस्थित होता है। कोशिका भित्ति जीवाणु कोशिका और पादप कोशिका में मौजूद होती है, लेकिन प्राणी कोशिका में अनुपस्थित होती है। आगे की केंद्रक पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में मौजूद होता है, लेकिन जीवाणु कोशिका में अनुपस्थित। 15 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रक के भीतर धागे जैसी संरचनाएं पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? क्या केंद्रक में भीतर धागे जैसी संरचनाएं होती है? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा बी, यानी गुणसूत्र। क्या होती है धागे जैसी संरचना? गुणसूत्र होती है। 15 का डिस्कशन है कि केंद्रक में मौजूद धागे जैसी संरचना यानी क्रोमोसोम या क्रोमेटिन या गुणसूत्र की होती है। आगे की केंद्रिका जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हमें केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है, जिसे केंद्रिका कहते हैं। जीन से डीएनए के खंड हैं, यह सजीव में आनुवांशिक की इकाई है। आगे है कि राइबोसोम साइटोप्लाज्म में मौजूद राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन है, जो प्रोटीन निर्माण में भाग लेते हैं, राइबोसोम। 16 नंबर क्वेश्चन है कि उस कथन को पहचानिए जो कोशिकाओं के बारे में सही है, कोशिकाओं के बारे में सही है। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी एक कोशिकीय जीव की एकल कोशिका सभी कार्य कर सकती है। सही है कि एक कोशिका जीव एकल कोशिका के सभी कार्य कर सकती है। गलत है कि कोशिकाओं को लेंस की सहायता बिना आसानी से देखा जा सकता है, कोरी आंखों से नहीं। आगे कि कीट का अंडा कोशिका नहीं होती है, गलत है। आगे है कि बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाओं का आकार और आकृति एक समान होती है। डिस्कशन है कि एक कोशिकीय जीव की एकल कोशिका सभी कार्य कर सकती है, जैसे भोजन का अंतर्ग्रहण, श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि एवं प्रजनन सभी एक कोशिकीय जीव कर सकती है। एक कोशिकीय जीव भी वह सभी आवश्यक क्रियाएं करता है जो बहुकोशिकीय जीवों द्वारा की जाती हैं। अरबों कोशिकाओं वाले जीवों के जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से ही होता है, जो एक निषेचित अंडा है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका नहीं है? कौन सी कोशिका नहीं है? 17 का सही आंसर हो जाएगा डी, यानी विषाणु जो है कोशिका नहीं है। बाकी लाल रुधिर कणिका यानी आरबीसी कोशिका है, जीवाणु भी कोशिका है, शुक्राणु भी कोशिका है, विषाणु कोशिका
नहीं है। 17 का डिस्कशन है कि विषाणु अकोशिकीय है। महत्वपूर्ण गतिविधियों के करने के लिए उन्हें मेजबान सेल की सेलुलर मशीनरी की आवश्यकता होती है। आगे है कि लाल रुधिर कणिका जैसे आरबीसी उचित कोशिकाएं होती है जिनमें युवा अवस्था में केंद्रक होता है, बाद में परिपक्वता पर विभिन्न मार्गों से अपनी उपापचयी गतिविधियां करते हैं। आगे है कि जीवाणु कोशिका एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है जो अपनी कोशिकाएं मशीनरी पर टिके रहने पर में सक्षम है। आगे है कि शुक्राणु अगुणित कोशिकाएं हैं जिनका जीवन लंबा नहीं होता है लेकिन महत्वपूर्ण गतिविधियों के करने के लिए सेलुलर मशीनरी प्रदान की जाती है। 18 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा ऐसा लक्षण है और तुम्हें पादप कोशिका को प्राणी कोशिका से अलग करके पहचानने में मदद करता है। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा, यानी कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका और प्राणी कोशिका से अलग करने में सहायता हो। 18 का डिस्कशन है कि कोशिका भित्ति पादप कोशिका तथा जीवाणु कोशिका में उपस्थित होता है परंतु यह प्राणी कोशिका में मौजूद नहीं होता है। आगे कि यह मुख्यतः सेलुलोज का बनी होती है। यह कोशिका को निश्चित रूप देकर सुरक्षा और सहारा प्रदान करती है। आगे है कि यह कोशिका को सूखने से बचाती है। आगे है कि कोशिका झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया तथा केंद्रक पादप कोशिका तथा प्राणी कोशिका दोनों में मौजूद होता है। कौन कौन? कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक पादप कोशिका और प्राणी कोशिका दोनों में मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन है कि पहेली ने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से एक ऐसी कोशिका को देखा जिसमें स्पष्ट कोशिका भित्ति थी किंतु स्पष्ट केंद्रक नहीं था। वह कौन सी कोशिका देखी? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा यानी जीवाणु कोशिका। कौन सी कोशिका देखी? जीवाणु कोशिका। 19 का डिस्कशन है कि केंद्रक पादप कोशिका तथा प्राणी कोशिका में मौजूद होता है किंतु जीवाणु कोशिका में अनुपस्थित होता है। जीवाणु कोशिका में एकल बंध डीएनए से बने गुणसूत्रों के साथ एक स्पष्ट केंद्रक तथा कोशिका अंगों का अभाव होता है। आगे कि ये गतिशील या गतिहीन हो सकते हैं। कुछ जीवाणु धाराओं में चट्टानों और परपोषी ऊतकों से जुड़ने में मदद करने के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कपोल कोशिकाओं में नहीं होता है। कपोल कोशिकाओं में क्या नहीं होता है? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा डी यानी लवक यानी प्लास्टेट नहीं होता है कपोल कोशिकाओं में। का डिस्कशन है कि कपोल कोशिकाओं अर्थात गाल की कोशिकाओं में लवक नहीं होता है। लवक केवल पादप कोशिका में होता है। लवक दोहरी झिल्ली वाले अंगक होते हैं जो पादप और शैवाल की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। आगे है कि कोशिका झिल्ली कोशिका में प्रवेश और निकास करने वाले पदार्थ को आवाजाही को नियंत्रित करता है। आगे की केंद्रक में यूकैरियोटिक जीवों के आनुवांशिक तत्व यानी डीएनए होते हैं। आगे की गोल्जी उपकरण यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बगल में और कोशिका द्रव की कोशिकाओं नाभिक के पास स्थित होती है। आगे क्वेश्चन है कि सही कथन को चुनिए। तो सही कथन है कि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है। एक नंबर जैसे है कि उत्तक और समान कोशिकाओं का एक समूह होता है। नहीं, समान कोशिकाओं का एक समूह होता है। दूसरा है कि एक अंग समान कोशिकाओं से बना होता है। नहीं, तो उत्तक के कोशिकाओं से बना होता है। तीसरा है कि पादप कोशिका के रिक्तिकाएं नहीं होती है। तो पादप कोशिका में रिक्तिकाएं होती है। तो इसका सही कथन है कि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है, यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है। डिस्कशन है कि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है। जीवाणु और नीलहरित शैवाल इसके उदाहरण है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त सुसंगठित कोशिका पाई जाती है जैसे प्याज की झिल्ली, कपोल कोशिका। आगे क्वेश्चन है कि यूकैरियोटिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यूकैरियोटिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो 22 का सही आंसर है बी, इनमें एक सुव्यवस्थित केंद्रक होता है। और तीसरा है कि इनमें एक केंद्रक झिल्ली होता है, यानी बी नंबर सही आंसर है। 2 और 3 सही है। इनमें एक सुव्यवस्थित केंद्रक होता है, इनमें एक केंद्रक झिल्ली होता है। आगे देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर। प्रोकैरियोटिक जो है सामान्यतः आकार जो है 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है। यूकैरियोटिक जो है यह सामान्यतः आकार बड़ा
यानी 5 से 100 माइक्रोमीटर होता है। प्रोकैरियोटिक में केंद्रक क्षेत्र केंद्रीय झिल्ली से घिरा नहीं होता है। यूकैरियोटिक जो है केंद्रक द्रव केंद्रीय झिल्ली द्वारा घिरा होता है। आगे की मात्र एक गुणसूत्र होता है प्रोकैरियोटिक में, एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक जो है केंद्रिका नहीं पाया जाता है, यूकैरियोटिक में केंद्रिका पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक जो है डीएनए कोशिका द्रव में स्थित होता है और यूकैरियोटिक में डीएनए केंद्रक में स्थित होता है। आगे है कि माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। आगे की कोशिका विभाजन विखंडन या मुकुलन द्वारा होता है, किसमें? प्रोकैरियोटिक में। और यूकैरियोटिक में कोशिका विभाजन समसूत्री और तथा अर्धसूत्री दोनों विधियों से होता है। आगे 23 नंबर क्वेश्चन की कोशिकाओं के बारे में सही कथन चुनिए। कोशिकाओं के बारे में सही कथन चुनिए। तो 23 का सही आंसर है सी, यानी एक ऊतक की कोशिकाओं की संरचना समान होती है। एक ऊतक की कोशिकाओं की संरचना समान होती है। 23 का डिस्कशन है कि कोशिका सभी ज्ञात जीवों की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक और जैविक इकाई है। आगे की कोशिकाओं के विभिन्न आकार होते हैं। कुछ कोशिकाओं में नाभिक होता है जबकि दूसरे में परिभाषित नाभिक और केंद्रीय कोशिकाएं नहीं होती है। ऊतक विशिष्ट कार्य करने वाली समान कोशिकाओं का एक समूह होता है। आगे है कि एक ऊतक की कोशिकाओं में समान संरचना होती है। अगला चैप्टर हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।